हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, अभी हम आप लोग के लिए जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, चार्ल्स लॉ स्टेट इस, देखिए ये जो गैसेस लॉ है, ठीक है, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो गैसेस लॉ है वह गैसेस लॉ, गैस जो होता है वो एक्चुअली गैसेस लॉ को फॉलो करता है। गैसेस लॉ में आपका आ जाएगा चार्ल्स लॉ, जिसका कि क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है। आपको सबका आंसर बताना है, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, और इसके बाद बताना है यूनिवर्सल गे लूसेक लॉ जो होता है वो क्या होता है। ये आपको तीनों लॉज के बारे में बताना है, ठीक है। और भी अलग अलग टाइप का लॉ है, ठीक है। तो जो भी गैसेस जो है ये सारे लॉ को जो फॉलो करता है, जो गैसेस लॉ को फॉलो करता है उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। तो सबसे पहला बात आता है इसमें कि चार्ल्स लॉ किस को क्या होता है। तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, समझे। प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, मतलब V/T जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो V/T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। मतलब होगा क्या, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, यही होगा ना। यही होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो इसमें से आंसर बता दीजिए कौन सा होगा। V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 होगा, ठीक है। क्लियर है। अब आपको बताना है बॉयल्स लॉ के बारे में, ठीक है। आपको इसके बाद बताना है बॉयल्स लॉ क्या होता है। देखिए, ये देखिए, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और आइडियल गैस लॉ, ये इतना टाइप का लॉ है। क्वेश्चन पूछेगा इसमें से एक क्वेश्चन, आप मान लीजिए कि पक्का इसमें से एक क्वेश्चन आता है, आता ही आता है इसमें से क्वेश्चन। तो गैस लॉ क्या हो जाएगा, रिलेट द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। What are the gas law? The gas law are the group of laws that govern the behavior of the gases by providing relationship between the following: volume occupied by the gas, pressure exerted by the gas, the absolute temperature of the gas, the amount of gaseous substance or number of moles of the gas। ये सबके ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ यहाँ पे देखिए, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या होगा चार्ल्स में, प्रेशर कांस्टेंट पीसी, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट चार्ल्स लॉ, इसमें नाम ही पूछा छुपा हुआ है। बॉयल्स लॉ में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में क्या हो जाएगा, टीबी। बॉयल्स लॉ में क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा बॉयल्स लॉ। गे-लुसॉक लॉ में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। एवोगाड्रोस लॉ में V/N कांस्टेंट हो जाएगा। और आइडियल गैस लॉ जो होगा वो क्या होगा आप लोग का, आइडियल गैस लॉ जो होगा वो PV इक्वल्स टू nRT, ये होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिंपली आपको सारे लॉ के बारे में याद रखना है। चार्ल्स लॉ पीसी हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। बॉयल्स लॉ टीबी हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। गैस के लूसेक लॉ में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, Vg हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 1 kg ऑफ मिक्सचर ऑफ स्टीम, मतलब contains 0.8 kg of dry vapor and 0.2 kg of moisture, then the dryness factor of the steam। देखिए होता क्या है, 1 kg स्टीम दिया हुआ है, 1 kg स्टीम दिया हुआ है, इसमें से क्या बोल रहा है, 0.8 kg जो है वो ड्राई वेपर है। 0.8 kg क्या है, ड्राई वेपर है, और 0.2 kg क्या है, मॉइस्चर है। 0.2 kg क्या है, मॉइस्चर है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब 1 kg स्टीम में 0.8 kg ड्राई वेपर है, 0.2 kg मॉइस्चर है। तो इसमें पूछ रहा है कि ड्राइनेस फैक्टर ऑफ द स्टीम कितना होगा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे कि ड्राइनेस फैक्टर आप कैसे निकालोगे।
ठीक है, देखिए जब स्टीम कैसे जनरेट होता है, स्टीम कैसे जनरेट होता है, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो जो भाप जनरेट होता है, जब वो वाटर को बॉयल करिएगा, जैसे आपको प्रेशर कुकर ले लीजिए, उसमें क्या होगा, पानी जैसे ही बॉयल हो जाएगा तो भाप के फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकलता है। अब उस भाप में, स्टीम में कितना ड्राई स्टीम है, मतलब सूखा हुआ है, कितना उसमें मॉइस्चर है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, यही स्टीम क्या होता है, इसी स्टीम से हम टरबाइन पे स्टीम को डाल के पावर जनरेट करते हैं। अब ये जो स्टीम होता है, शुरू में क्या होता है, शुरू में आपका 0.1 मॉइस्चर होगा, 0.2 होगा, ठीक है, ड्राई फॉर्म में होगा। ड्राइनेस जैसे जैसे क्या आप बढ़िएगा, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, ड्राइनेस क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। शुरू में पानी होता है, पानी ही तो स्टीम में कन्वर्ट होता है, पानी ही तो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो आपको यहाँ से पूछ क्या रहा है, ड्राइनेस फैक्टर पूछ रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम पूछ रहा है। इसके लिए कैसे निकालिएगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम निकालना होगा, तो इसके लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, मास ऑफ ड्राई वेपर, मास ऑफ ड्राई वेपर इन द वेट स्टीम डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ वेट स्टीम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब मास ऑफ ड्राई वेपर इन द वेट स्टीम दिया हुआ है 0.8 kg ऑफ ड्राई वेपर। क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं पढ़ दिया हूँ। तो मास ऑफ ड्राई वेपर इन द वेट स्टीम 0.8 kg हो गया। टोटल मास ऑफ वेट स्टीम पूछ रहा है, टोटल मास ऑफ वेट स्टीम। जो स्टीम होता है वो एक तरह से पूरे के पूरे स्टीम को वेट स्टीम ही बोलते हैं। ठीक है, तो उसका मास दिया हुआ है 1 kg दिया हुआ है, तो इसका ड्राइनेस फैक्टर कितना आ गया, ड्राइनेस फैक्टर आप निकालें तो 0.8 आ गया। जो ड्राइनेस फैक्टर आ गया इसका, तो 0.8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 1 kg दिया हुआ है, तो वो डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। देखिए ये जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है, ये क्या डिफाइन करता है, ये क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम डिफाइन करता है। क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम जो है उसको डिफाइन करता है, क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम को डिफाइन करता है। और अगर आपका सेचुरेटेड लिक्विड रहता है, अगर आपका सेचुरेटेड लिक्विड होगा, सेचुरेटेड लिक्विड अगर होगा, तो उस केस में जो ड्राइनेस फैक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है, तो ड्राइनेस फैक्टर जो x का वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगर आपका ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है, क्या है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है, तो यहाँ पे जो ड्राइनेस फैक्टर का फ्रैक्शन ऑफ स्टीम होगा वो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, अगर बढ़िया क्वेश्चन है तो एक बार से लाइक करिए, एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, और सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए वेपर व्हिच इज अबाउट टू कंडेंस इज कॉल्ड। ठीक है, एक वेपर है जो कि अब कंडेंस होने ही वाला है, मतलब वेपर जो है वो समझिए, कंडेंस होना मतलब क्या है, वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने ही वाला है, पानी उसमें आने ही वाला है। अब वो किस टाइप का वेपर होगा, आप बता दीजिए इसमें किस टाइप का वेपर होगा। ठीक है, तो ए वेपर विच इज अबाउट टू कंडेंस इज कॉल्ड सेचुरेटेड वेपर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, सेचुरेटेड वेपर होगा। देखिए होता क्या है, होता क्या है, जब आप सपोज दैट हम ये ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं, इधर हो गया आपका टेम्परेचर, ठीक है, और इधर हो गया आपका हीट सप्लाइड। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, पानी जब 4 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, इसके बाद जैसे जैसे पानी का जो हीट उसमें देते जाएंगे, टेम्परेचर उसका बढ़ते जाएगा, और कुछ समय के बाद जब आपका जो ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, सबसे पहले देखिए टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा।
हीट बढ़ा, हीट सप्लाइड बढ़ा, टेम्परेचर जो है आपका 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा। जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा, पानी खौलने लगा, उबलने लगा, उसमें से भाप निकलने लगा। और आप टेम्परेचर बढ़ाए तो और भाप निकला, मतलब यहाँ से जो है पानी जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी खोलने लगेगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। यहाँ पे जो ड्राइनेस होगा, यहाँ पे सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे हम 0 ले लेते हैं। धीरे 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 क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 होगा, धीरे 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 सॉरी x इक्वल्स टू 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 करके यहाँ तक x का वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब जो पानी है पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पे एक x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस स्टेज के बाद जो आपका पानी है वो क्या हो जाएगा, और इसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये आपका किस में आ जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप पानी को 4 डिग्री सेल्सियस पर रखें तो नॉर्मल पानी रहेगा, थोड़ा सा मतलब ठंडा रहेगा, कूल रहेगा। इसके बाद आप क्या किए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएं, पानी ऑब्वियस है कि यहाँ पे ठंडा रहेगा। इसके बाद पानी नॉर्मल आएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होने लगेगा। ये जो पूरा का पूरा स्टेज है पानी का, ये आपका लिक्विड स्टेट है। और यहाँ से यहाँ तक जो आपका हीट लग रहा है, इसको हम बोल दिया आपका सेंसिबल हीट। इसको हम क्या बोल दिए, सेंसिबल हीट बोल दिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो हीट हुआ, इसको हम बोल दिए लेटेंट हीट। इसको हम क्या बोल दिए, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा जिसको बोलते हैं। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ये 250 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस ही रखिए ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर आप काफ़ी देर तक जब 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करेंगे तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका लेटेंट हीट हुआ इसमें, मतलब 100 से 100 ही रहा लेकिन फिर भी वेपर में कन्वर्ट हुआ। ये वाला जो स्टेट होता है ये आपका वेट स्टीम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वेपर जो है अबाउट टू कंडेंस होने वाला है, वेपर जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, तो सैचुरेटेड वेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए क्लोज सिस्टम इज वन इन विच, अब देखिए क्लोज्ड सिस्टम हम लोग किसको बोलेंगे, क्लोज्ड सिस्टम किसको बोलेंगे। देखिए क्लोज सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें कि मास का ट्रांसफर नहीं होगा, नो मास ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस, एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका क्लोज सिस्टम। ठीक है, इसमें एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर हो सकता है लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, इसमें देखिए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, फटाफट से इसका आंसर देखिए, मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है, थ्रू एनर्जी में डू सो, एनर्जी हो सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए ओपन सिस्टम क्या हो जाएगा, मास और एनर्जी दोनों में का ट्रांसफर हो सकता है। ओपन सिस्टम में क्या हो जाएगा, मास भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, दोनों। लेकिन क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता। और आइसोलेटेड सिस्टम में तीनों का ट्रांसफर नहीं होगा, सॉरी दोनों का, मास का भी ट्रांसफर नहीं होगा और एनर्जी का भी, नाइदर मास और नॉर एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट फॉर ए क्लोज सिस्टम इज, अब इसका आंसर देना है आप लोग को। देखिए पॉलीट्रॉपिक जो सिस्टम होता है उसमें उसमें क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक सिस्टम में इसमें पीवी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। और इसमें अगर आप वर्क डन निकालते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, तो W इक्वल्स टू क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई N माइनस ये 1 ये होता है। अगर आप हीट सप्लाइड टू द सिस्टम अगर 1 टू प्रोसेस में निकालते हैं तो वर्क डन इन 1 टू प्रोसेस प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। तो हीट आप सप्लाई करते हैं तो उसका जो कुछ पार्ट है
वो आप उसका इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ जो बाकी जो बचा पार्ट है उससे वर्क डन जनरेट होता है। तो W12 प्लस डेल्टा यू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, W12 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई N माइनस 1, ठीक है, प्लस डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होगा, MC V T2 माइनस T1 ये होगा, ठीक है, MCV T2 माइनस T1 ये चीज होगा। अब देखिए यहाँ पे जो Q12 है, जो Q12 है वो क्या हो जाएगा, Q12 के जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब देखिए P1 V1 और P2 V2 की जगह पे हम MR कॉमन लेके T1 माइनस T2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई N माइनस 1 प्लस MCV T2 माइनस T1 ये लिख सकते हैं। Q12 के जगह पे और क्या लिख सकते हैं, M T2 माइनस T1 लिख सकते हैं इनटू CV कॉमन ले लेते हैं, तो CV कॉमन मत लीजिए, CV माइनस एक ही CV है ना, R डिवाइडेड बाई N माइनस 1 कर सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इधर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये जो CV माइनस R का पावर N माइनस 1 है, तो जो CV माइनस R डिवाइडेड बाई N माइनस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CV के जगह पे CV लिखेंगे और R के जगह पे क्या लिखेंगे, CP माइनस CV डिवाइडेड बाई N माइनस 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका CV माइनस गामा इक्वल्स टू क्या होता है, CP बाई CV, तो CP के जगह पे क्या लिखेंगे, गामा इंटू CV लिखेंगे, तो CP के जगह पे गामा इंटू CV माइनस CV डिवाइडेड बाई N माइनस 1, तो CV कॉमन ले लेते हैं, CV अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई N माइनस 1, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो CV इंटू गामा माइनस N डिवाइडेड बाई 1 माइनस N आता है। मतलब जो आप Q12 सिस्टम अगर लिखते हैं, Q अगर 12 सिस्टम में अगर आप लिखते हैं तो Q12 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए Q12 पीछे में देखिए, बस सेम हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, डायरेक्टली हम ये भी बता देते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा, लेकिन एक बार हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। M इंटू T2 माइनस T1 हो जाएगा, जो पीछे हम लिखे थे M इंटू T2 माइनस T1। अब देखिए ये जो पूरा पोर्शन था CV माइनस R डिवाइडेड बाई N माइनस 1 के जगह पे हम ये वाला चीज टर्म लिखेंगे, CV इंटू गामा माइनस N डिवाइडेड बाई 1 माइनस N, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अब बताइए इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे M इंटू CV गामा माइनस N इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 N, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखिए ये पूरा जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पोर्शन को M इंटू CN इंटू T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इतना लिख लीजिएगा तब आप हमको बताइएगा आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे, सिर्फ फार्मूला को हम इलाबोरेट कर रहे हैं और आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये CN इक्वल्स टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो पॉलीट्रॉपिक जो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस होगा CN इक्वल्स टू वो क्या होगा, CN इक्वल्स टू क्या होगा, CN इक्वल्स टू कंपेयर करके देखिए CV इंटू गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, ये लिख सकते हैं, या फिर CN को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस CV इंटू गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई N माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए माइनस CV इंटू गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई N माइनस 1, ये ऑप्शन हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम आते हैं, इसका जो PDF है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सिविल ज्ञान सिटी JEE आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा ना तो डायरेक्टली आपको उसका लिंक मिल जाएगा, सिविल ज्ञान सिटी JEE, ठीक है। तो इसी के नाम से ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें इसका PDF मिलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा रहे हैं मेहनत कर करके, ठीक है। तो आप देखिए द इक्वेशन डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W इज नोन एज, देखिए ये तो सभी लोगों को पता होगा कि इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं,
कौन सा इक्वेशन है, बता सकते हैं तो आंसर बता दीजिए। देखिए, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। आपको पता है ना कि जो थर्मोडायनामिक्स में 4 लॉ है। सबसे पहला तो एक जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें क्या बोलता है, अगर दो भी कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है, वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कोई तीसरा सिस्टम के साथ, तो ये तीनों क्या होगा, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, आप लिखिए यहाँ पे, इफ टू थर्मोडायनामिक सिस्टम systems are each in thermal equilibrium with a third, then they are in thermal equilibrium, then they are in thermal equilibrium with each other। ठीक है, मतलब अगर ये ए सिस्टम है, ये ए सिस्टम है, ये बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ये ए जो सिस्टम है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो बी और सी भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ये आपका जीरोथ लॉ हो गया। ठीक है, जीरोथ लॉ समझ में आ गया। फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only change from one state to other state in any process the total energy of the universe remains constant। उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। मतलब ये बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ बता दिया आप लोग को। अब देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट एंड नॉट बी nor be distributed, cannot be created, cannot be created now and can or not be destroyed, it can only change from one state to the another state। और कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए, पूरा हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए, कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए अगर हम बात करें, थर्मोडायनामिक साइकिल के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, जो नेट हीट सप्लाइड होगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू द नेट वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब चेंज इन हीट जो होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन जो वर्क डन होगा उसके बराबर होगा। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो स्टेटमेंट दिया है। एक आपका दिया है क्लॉसियस स्टेटमेंट, समझिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट है, बिना इंपॉर्टेंट हम नहीं बताएंगे, क्लॉ जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा हम आपको यहाँ पे नहीं कराएंगे। क्लॉसियस स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो स्टेटमेंट दिया, एक क्लॉसियस स्टेटमेंट और एक जो दिया वो आपका दिया केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया, एक क्लॉसियस स्टेटमेंट और एक केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोल दिया कि ये इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी वन विदाउट द एड ऑफ एन एक्सटर्नल एनर्जी। देखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोला कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है कि कोई भी मशीन जो है वो एक ठंडा से गर्म में जो है वो हीट का ट्रांसफर करे बिना किसी कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। ठीक है, कोई आप कुछ भी चीज़ प्रोवाइड नहीं किए, ना हीट सप्लाई किए ना कुछ किए, बस आप क्या किए, कोई अगर ठंडा चीज़ है, कोई अगर ठंडा है, ये अगर कूल है तो वो बी में हीट ट्रांसफर करेगा, ये इम्पॉसिबल है, ये क्लॉसियस स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, लिख दे क्या इसको, यहाँ पे लिख दे क्या, लिख लीजिए, इट इज इम्पॉसिबल, क्लॉसियस स्टेटमेंट लिखा रहा है, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible for a self acting machine, it is impossible for a self acting machine to transfer heat from a cooler body, heat from a cooler body to hotter one without the aid of an external agency, without the aid of an external agency।
ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, ये क्लॉसियस स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट किसका है, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। अब देखिए जो केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट है, देखिए ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन एन इंजन that exploits heat and fully utilize it into work without producing any other effect। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो भी आप हीट प्रोवाइड करते हैं वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, पहला कैल्विन्स स्टेटमेंट क्या दिया है, कैल्विन्स ने क्या स्टेटमेंट दिया है, इसको भी आप लिख लीजिए, इसको भी आप लिख लीजिए, कैल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट को भी लिख लीजिए। इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to design an engine, to design an engine that that extracts heat, and utilize it into utilize it into work without producing any other effect। ये तो गलत है सर, ये तो फर्स्ट लॉ को ही गलत बोल दे रहा है। ठीक है, मतलब ये इम्पॉसिबल बोल रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन एन इंजन दैट एक्सट्रैक्ट हीट एंड फुली यूटिलाइज इनटू, मतलब सेम स्टेटमेंट बोल दिया जो फर्स्ट लॉ है, सब घुमा फिरा के एक ही स्टेटमेंट बोल रहा है, इनटू विदाउट प्रोड्यूसिंग अदर इफेक्ट, विदाउट प्रोड्यूसिंग अदर इफेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, विदाउट प्रोड्यूसिंग अदर इफेक्ट, विदाउट प्रोड्यूसिंग अदर इफेक्ट, ये हो जाएगा। मतलब जो कैल्विन है वो क्या दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। इसमें क्या बोल दिया वो, कि जो पूरा का पूरा जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड लॉ के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अगर थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एज द टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो, द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम अप्रोचेज टू अ कांस्टेंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्या लिखेगा, एज द टेम्परेचर अप्रोचेज absolute zero, the entropy of a system approaches to a constant minimum value। मतलब क्या बोल दिया कि जो डेल्टा एस हो, चेंज इन एंट्रोपी है, वो अगर आप 0 डिग्री केल्विन पे बात करें तो 0 होगा। ठीक है, मतलब कि अब आप यहाँ पे ये समझिए कि एंट्रोपी क्या होता है, आप ये यहाँ पे समझिए कि एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस ऑफ द एनी सिस्टम, मतलब सिस्टम में कितना रैंडमनेस है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है कितना फ्री है। देखिए एंट्रोपी एक टाइप का एनर्जी ही है, लेकिन अनयूजफुल एनर्जी, अनयूज्ड एनर्जी, मतलब जो काम के लायक नहीं एनर्जी है, वो इंट्रोपी है। ठीक है, मतलब जैसे कि आप पेट्रोल से गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल से क्या करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल से गाड़ी जब चलता है तो पीछे की तरफ देखिए वो फ्यूल को यूज करके धुआं पीछे की तरफ निकलता है। अब आप इस धुआं को फिर से यूज करके गाड़ी चला सकते हैं, या फिर इस धुआं का यूज करके आप कोई ना कोई वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब ये जो धुआं निकल रहा है ये अनवांटेड एनर्जी है, अनवांटेड हीट है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंट्रोपी हो जाएगा। तो समझिए कि आप इंट्रोपी मतलब आप इतना ही समझिए कि अनयूजफुल रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, या फिर अनअवेलेबल एनर्जी बोल सकते हैं, अनयूजफुल एनर्जी बोल सकते हैं, उसको हम इंट्रोपी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तीनों का तीनों चारों का चारों समझ में आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको ये बताना है चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप लोगों को।
सबसे पहले आप इंट्रोपी के बारे में समझिए। यहाँ पे चेंज ऑफ इंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन, जो इंट्रोपी है उसका जो चेंज है वो किसके ऊपर में डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है। देखिए जो इंट्रोपी होता है, देखिए सबसे पहले हम एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। एनर्जी, एक तो एनर्जी जो होता है वो काम के लायक एनर्जी होता है जिससे कि आप वर्क में जिसको कन्वर्ट कर सके। एक एनर्जी होता है फालतू का एनर्जी, काम के लायक नहीं जो होता है। दो टाइप का एनर्जी होता है, एक काम के लायक होगा जो कि इस यूजफुल एनर्जी, इंग्लिश में बोलते तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूजफुल एनर्जी बोलेंगे। काम के लायक जो एनर्जी नहीं है इसको हम कौन सा एनर्जी बोलेंगे, अनयूजफुल एनर्जी, यूज जिसको नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, अनयूजफुल एनर्जी को इंट्रोपी बोलते हैं। ये आपका ठेठ भाषा में समझ में आ गया आपको, ठीक है। मतलब जैसे कि सपोज दैट आपका जो फ्यूल है, सपोज आप पेट्रोल से गाड़ी चलाएं, पेट्रोल से क्या किए, गाड़ी को का चलाना। इसके बाद ये जब गाड़ी चलाए तो आपने देखा होगा कि जो गाड़ी होता है उसमें से धुआं निकलता है। अब इस धुआं को, ये भी क्या है, एक टाइप का हीट ही है। इस हीट एनर्जी को आप क्या कुछ हीट में एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये धुआं आपका वेस्ट हो जाता है। ये धुआं जो आता है वेस्ट होता है उसी को हम एंट्रोपी बोलते हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप काम करिएगा उतना ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप फ्यूल यूज करिएगा उतना ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका एक देसी लैंग्वेज में एंट्रोपी क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोपी के बारे में। अगर बढ़िया से बताएं, अगर इंट्रोपी का अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो ये क्या है, रैंडमनेस है। randomness of any system is called entropy of system, is called entropy of system, ठीक है। randomness of any system is called entropy of system, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी है, एंट्रोपी इज also a thermodynamic quantity which depends upon thermodynamic variable, which depends upon thermodynamic variable। मतलब जो एंट्रोपी है एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जो कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर देखा जाए तो जो एंट्रोपी है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कैन नॉट कैलकुलेट द absolute value of entropy for any system, but we can calculate the change in entropy। बट वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। मतलब जो डेल्टा एस का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा। चेंज इन एंट्रोपी जो आपका सिस्टम के अंदर में रैंडमनेस है उसका में जो भी एंट्रोपी जनरेट हो रहा है तो उसको हम चेंज कर, मतलब उसका जो चेंज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बस डायरेक्टली हम एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए कि जो एंट्रोपी होता है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। अगर आप इसका वैल्यू निकालते हैं एंट्रोपी का, चेंज इन एंट्रोपी का, तो क्यू रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ये हो जाएगा एंट्रोपी इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल। मतलब ये जो है आपका ये क्या है, हीट एक्सचेंज इन द सिस्टम, हीट एक्सचेंज फॉर द सिस्टम
heat exchange for the system which is reversible in nature। ठीक है, मतलब जो आपका हीट है वो आपका कैलोरी में होगा, मतलब ये क्या होगा, जूल पर कैलोरी होगा। जो टी होगा वो टेम्परेचर होगा और वो किस में होगा, केल्विन में होगा। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इंट्रोपी क्या होगा सिस्टम का, ये अलग मैटर है, इसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, आपका जो चेंज इन इंट्रोपी हो जाएगा वो रिवर्सिबल हीट एक्सचेंज फॉर द सिस्टम विच इज रिवर्सिबल इन नेचर डिवाइडेड बाई टेम्परेचर होगा। देखिए एक क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहे हो कि एक बार अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीका से कर लिए तो आगे इसका कंसेप्ट आपको इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर पाइएगा। अब देखिए अगर आपसे इसी में कोई पूछ देगा कि यूनिट क्या होगा इंट्रोपी का, यूनिट ऑफ इंट्रोपी कोई पूछ दे तो क्या बोलिएगा आप, इंट्रोपी का यूनिट क्या होगा, याद रहेगा आपको, नहीं याद रहेगा। डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जूल या जूल होगा या फिर कैलोरी होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, जूल पर कैलोरी नहीं होगा, जूल या फिर कैलोरी, ठीक है, डिवाइडेड बाई केल्विन या फिर कैलोरी पर केल्विन, ये होगा आपका एंट्रोपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डेल्टा एस है वो क्या है, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। मतलब अगर आप क्यू का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रखते हैं और अगर टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो अगर लो रखते हैं तो ये जो मेरा डेल्टा एस का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर का वैल्यू हाई रखते हैं तो डेल्टा एस का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लो। ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन से आपका क्या निकला कि अगर आप Q का जो वैल्यू है वो अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर अगर आप कम रखिएगा तो ये जो, अगर आप इसका वैल्यू कम रखिएगा तो ये हाई हो जाएगा, अगर आप इसका वैल्यू ज़्यादा रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये हो गया एक बात। दूसरा बात क्या हुआ, आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मेरा इनट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो हमेशा इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर जो बढ़ेगा इसमें क्या होगा, इंट्रोपी का बात कर रहे हैं, चेंज इन इंट्रोपी का नहीं बात कर रहे हैं। इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज, विल ऑलवेज, इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। चेंज ऑफ इंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं। चेंज इन स्पेसिफिक हीट के ऊपर डिपेंड, चेंज इन मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ट्रांसफर ऑफ हीट के ऊपर में डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ हीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ए, अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के साथ डील कीजिए। आइसेंट्रोपिक सिस्टम, आइसेंट्रोपिक सिस्टम है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ए। आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअली एडियाबेटिक प्रोसेस होता है और वो हमेशा क्या होगा, आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस होगा ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी हम आपको बताया, डी एस इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी होता है आइसेंट्रोपिक सिस्टम के लिए। अगर आपका जो सिस्टम है, अगर जो आपका प्रोसेस है वो अगर रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक होता है, ठीक है, तो जो आपका रिवर्सिबल हीट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे डी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यू रिवर्सिबल इक्वल्स टू क्या होता है, टी डी एस होता है। ठीक है, और यहाँ पे इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल अगर एडियाबेटिक होता तो वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होता। जो अगर आपसे बोल देता कि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है वो क्या होता, ठीक है, वो आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए कोई भी अगर आपका क्लोज सिस्टम है,
कोई भी अगर आपका क्लोज सिस्टम है, फॉर क्लोज्ड सिस्टम, जो आपका ds हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dq/t, जो एंट्रोपी जनरेट हो जाएगा उसके समेशन के इक्वल होगा। तो इसमें अगर हम एक बात कर लेते हैं, अगर इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इंटरनली अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा आप याद रखिएगा कि ये वाला जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर आप हीट को ऐड करते हैं सिस्टम में, व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, मतलब यहाँ पे जो dq का वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ds का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिवर्सिबल, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस जनरेशन का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। अगर आप हीट ऐड करते हैं तो डेल क्यू इक्वल्स टू पॉजिटिव होगा। अगर आप हीट रिजेक्ट करते हैं, व्हेन हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे डी क्यू का वैल्यू निगेटिव होगा तो डी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, इसके लिए जो डेल क्यू का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डी एस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक, अगर रिवर्सेबल है तो। ठीक है, केस 2 का अगर हम बात कर लेते हैं, केस नंबर 2 में फॉर इंटरनली इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए, इंटरनली इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए, इंटरनली इरिवर्सेबल प्रोसेस का बात करें तो डेल्टा एस जो जनरेटेड होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। मतलब जो डी एस होगा, ये जो जनरेट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह आगे इसमें भी क्या है, अगर हीट आप अगर ऐड करते हैं सिस्टम में, हीट अगर ऐड करते हैं सिस्टम में तो डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी एस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप हीट रिजेक्ट करते हैं, अगर आप हीट रिजेक्ट करते हैं तो हीट रिजेक्ट करिएगा तो डी क्यू क्या करेगा, घटाते हैं, माइनस हो जाएगा। तो डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो डी एस क्या हो जाएगा, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डी एस है, डेल्टा एस जो जनरेशन का जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव हो रहा है, वो जीरो नहीं हो रहा है। तो ये अगर नेगेटिव या पॉजिटिव है तो जीरो भी हो सकता है, या फिर अगर ये वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो पॉजिटिव होगा, अगर ये वैल्यू कम रहता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू, सॉरी डी एस इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डेल्टा एस जनरेशन हो जाएगा। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लिखिए। लेकिन यहाँ पे निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों होगा। ठीक है, और यहीं पे बात कर लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस में ऑब्वियस है कि जो डेल्टा क्यू होगा जीरो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो डी एस होगा वो जीरो होगा, वो तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एस का जो वैल्यू है वो हो ही रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा इस चीज को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंट। अभी हम एंट्रोपी के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीका से आप लोग को बता दीजिए कि जो अगर एंट्रोपी ऑफ कोई भी सिस्टम का अगर बढ़ता है, एंट्रोपी ऑफ किसी भी सिस्टम का बढ़ता है तो डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है, डिग्रेड होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी ये तो होगा नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, प्रेशर ये नहीं होगा, ये होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज, ये नहीं है क्या, ठीक है, इसको देख लेते हैं आप। इफ ए हीट पंप से, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो पढ़िए।
इफ ए हीट पंप साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड इवापोरेटर टेम्परेचर ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस माइनस में दिया हुआ है, देन कार्नोट सीओपी क्या होता है? कार्नोट सीओपी क्या होगा? देखिए कार्नोट सीओपी में ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये यहाँ पे पंप हो गया, ये आपका टेम्परेचर T2 हो गया, यहाँ से हीट निकला, ये बाहर की तरफ ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पे वर्क डन हुआ। तो कार्नोट सीओपी का फॉर्मूला होता है T1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, ये होता है T1 डिवाइडेड बाई ठीक है। तो यहाँ पे देखिए T1 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 कैल्विन होगा, 273 इसमें ऐड कर देंगे कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -23 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 ऐड करेंगे तो 250 कैल्विन होगा। तो कार्नोट सीओपी का जो फार्मूला होता है, कार्नोट सीओपी का 300 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 250, इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कार्नोट जो सीओपी ऑफ ए कार्नोट हीट पंप जो होगा वो T1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 होगा, ठीक है। देखिए जो पंप होता है, हीट पंप जो होता है वो हीट को जनरेट करता है, हीट जनरेट होगा तो आपका हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा, तो टेम्परेचर हाई डिवाइडेड बाई आउटपुट जो हो जाएगा आपका हाई टेम्परेचर वाला हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर लिखा है। नीचे में आपका डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ से सीओपी जो हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन जो है आपका बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है आपको कराने वाले हैं और इससे रिलेटेड कंसेप्ट भी बताएंगे आप लोगों को, और आपको बहुत ही एग्जाम में इससे ज़्यादा फायदा होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो जो है कल या फिर आज शाम में अपलोड होगा, तो आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए, और आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, उसमें इसका PDF जो है हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।